हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एजुकेशन 95 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो है पॉलिटी के बारे में, राइट। मगर पॉलिटी को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से एक बार विनम्र निवेदन है कि चैनल को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, है ना। मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। अगर एक व्यक्ति दो लोगों तक भी शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा तो हमारा टारगेट पूरा होगा कहीं ना कहीं, राइट। तो आप लोग का काम है शेयर करना और मेरा काम है वीडियो बनाना, ठीक। अब मेरा एक और सवाल है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं तैयारी नहीं करता तो मैं इस वीडियो को क्यों देखूं, है ना। मैं तो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं करता तो क्यों देखूं। अरे मेरे दोस्त, आप भारत के नागरिक हो और भारत के नागरिक होने के नाते आपका भारतीय इतिहास और भारतीय कानून व्यवस्था को जानना बहुत जरूरी है। और अगर आपको भारतीय कानून व्यवस्था के बारे में ही नहीं पता तो किस बात का भारतीय नागरिक, कोई मतलब नहीं आपको भारतीय नागरिक होने का, है ना। तो भारतीय कानून व्यवस्था को जानना बहुत जरूरी है। इस मकसद से भी आप इस वीडियो को देखेंगे, राइट। तो चलिए आज की जो पॉलिटी की क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं। अगर पॉलिटी की बात की जाए, है ना, तो पॉलिटी की शुरुआत होती लगभग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट से। मगर हम जो बात करेंगे वो करेंगे संविधान सभा से। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, 84 का पीट्स इंडिया एक्ट हो गया, 1935 भारत शासन अधिनियम हो गया, है ना। इनको क्या करूंगा मैं एक वीडियो में वीडियो बना दूंगा तो इनको आप इजीली कवर कर सकते हो। इसमें ऐसा कोई खास जटिल मुद्दा है नहीं। तो चलिए जो आज की बात है संविधान सभा की, इसकी शुरुआत करते हैं। अगर संविधान सभा की बात की जाए तो संविधान सभा की संविधान सभा बनाई क्यों गई, पहला तो सवाल यही आपके दिमाग में आना चाहिए, है ना। तो जो आप भारतीय कानून व्यवस्था आज देख पा रहे हो आज 2020 में 2019 में, है ना, इसी कानून व्यवस्था को बनाने के लिए भारतीय संविधान की सभा क्या की गई, गठित की गई। और भारतीय संविधान सभा क्यों गठित की गई, कैसे गठित की गई, है ना, ये सवाल भी तो आने चाहिए मेरे दोस्त। तो संविधान सभा गठित की गई, इसके पीछे का रीजन ये है कि जब 1939 से लेकर 1945 में वर्ल्ड वार हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने भारत से एक मांग की कि अगर आप मेरा सपोर्ट करोगे, आप मेरा क्या करोगे, सहयोग करोगे, तो मैं आपको जीत के बाद क्या करूंगा, आजाद कर दूंगा। तो भारतीय व्यक्तियों ने भी, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया उसमें और फलतः उसमें ब्रिटेन की जीत हुई। और जीतने के बाद ब्रिटेन में क्या हुआ, इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के दौरान दो पार्टियां उभर कर आई। पहली पार्टी का नाम था कंजर्वेटिव पार्टी, जो कि पहले से क्या है वहां पे राजपाट चला रही है, और दूसरी पार्टी थी क्या, लेबर पार्टी। जैसे भारत में क्या है कांग्रेस और बीजेपी, वैसे वहां पे सीपी और एलपी। तो कंजर्वेटिव पार्टी से जो मेंबर थे वो थे विंस्टन चर्चिल और लेबर पार्टी से जो व्यक्ति थे वो थे क्लीमेंट इटली। अब इन दोनों के बीच में चुनाव हुआ और चुनाव के फलस्वरूप विंस्टन चर्चिल जी चुनाव हार गए और क्लीमेंट इटली जी की सरकार बन जाती है। और क्लीमेंट इटली साहब इतने उदार व्यक्ति थे कि उनका ये मानना था कि अगर हम किसी देश में राजपाट चला रहे हैं किसी देश का, तो हम क्या कर रहे हैं, उसका असल मायने में उसका हम क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बात कही अपने व्यक्तियों से, अपने कैबिनेट के कुछ लोगों से, कि जो भारत के साथ हो रहा है ये घोर अन्याय हो रहा है ना। ये क्या हो रहा है, घोर अन्याय हो रहा है। भारत में उन्होंने 3 व्यक्तियों को नियुक्त किया अपने ब्रिटेन की कैबिनेट से और कहा कि आप भारत में जाएंगे और भारत के लोगों को क्या बनाएंगे, संविधान बनाएंगे, है ना। क्या बनाएंगे, संविधान बनाएंगे। और जो 3 व्यक्ति भेजे उन 3 व्यक्तियों के समूह को नाम रखा उन्होंने कैबिनेट प्लान। और ये भारत में पहुंचा जुलाई 1946 में। अब ये भी जानना जरूरी है कि 3 व्यक्ति थे कौन असल में, है ना। तो ये 3 व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति का नाम था पैथिक लॉरेंस, दूसरे व्यक्ति का नाम था एबी अलेक्जेंडर और तीसरे व्यक्ति का नाम था स्टेटफोर्ड क्रिस। अब ये 3 व्यक्ति भारत में आए और इन 3 व्यक्तियों की मुलाकात हुई भारत के वायसराय से। भारत के वायसराय अभी है कौन, वेवेल। जुलाई 1946 की बात हो रही है। और भारतीय राजनेताओं से के बीच में क्या हुई, इनकी एक मीटिंग हुई और इन 3 व्यक्तियों के समूह का क्या नाम रखा गया, कैबिनेट प्लान। ये कब पहुंचा भारत में, 22 जुलाई 1946 को। तो इन तीनों के बीच में मीटिंग हुई और मीटिंग के फलस्वरूप ये रखा गया, ये डिसाइड किया गया कि जो भारत का संविधान है,
वो अब बनना चाहिए, है ना। मगर एक सवाल और है कि यहाँ पे जो कैबिनेट प्लान है, इसका नाम कैबिनेट प्लान ही क्यों रखा गया? ट्रैबिनेट रख देते, कैबिनेट रख देते। तो कैबिनेट प्लान का नाम कैबिनेट इसलिए रखा गया क्योंकि ये ब्रिटेन की कैबिनेट से पास हुआ था ये प्रस्ताव, तो इसका नाम रखा गया कैबिनेट प्लान। और जो भी पहुंचा था 22 जुलाई 1946 को। तो यहाँ से जो सवाल निकल के आने वाले हैं वो है कि भारत का जो संविधान बना है वो कौन से प्लान के द्वारा बना है? तो कैबिनेट प्लान के द्वारा। कौन व्यक्ति थे? पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टैटफोर्ड क्रिस्प, इनके नाम आपको याद हो गए होंगे। और इन तीनों के बीच में जब मीटिंग हुई तो मीटिंग के फलस्वरूप ये निर्णय आया कि भारत का संविधान अब क्या होना चाहिए? बनना चाहिए। और जब ये बात क्लियर हो गई कि भारतीय संविधान अब बनना चाहिए, तो इन तीनों का एक निर्णय आया कि जो भारतीय संविधान सभा में लोग आएंगे, है ना, वो टोटल 389 होंगे। कितने होंगे? 389 होंगे। और 389 लोगों में इनका एक निर्णय दिया गया कि 389 लोग जो आएंगे वो लगभग 10 लाख की सीट में आएंगे। कितने लाख की सीट में? 10 लाख की सीट में एक व्यक्ति क्या होगा? निर्वाचित होगा। और 389 लोग हैं टोटल। तो 389 लोगों का भी क्या किया गया? विभाजन किया गया। और ये विभाजन कुछ ऐसा था, 292 लोग प्रांत से थे। कहां से मेरे दोस्त? प्रांत से। ये भी सवाल पेपर में आता है। 4 थी चीफ कमिश्नरी और 93 थे क्या? रजवाड़े अर्थात देसी रियासत। अब प्रांत, चीफ कमिश्नरी, ये क्या है? अगर प्रांत की बात की जाए तो अगर आप आज के टाइम की कंपैरिजन करोगे तो इसको आप समझ सकते हो राज्य गेट जैसे। जैसे राज्य में के मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, है ना, उत्तराखंड हो गया। तो ये प्रांत जैसी व्यवस्था कुछ थी, है ना। प्रांत को ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पे क्या था? अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजों का शासन था। हालांकि अंग्रेजों का शासन यहाँ भी था, चीफ कमिश्नरियों में भी। तो चीफ कमिश्नरी को आप समझ सकते हो आज के यूटी के टाइप में, है ना, केंद्र शासित प्रदेश के टाइप में। अब पेपर में ये भी निकल के आता है कि 4 चीफ कमिश्नरी जो थी वो कौन कौन सी थी? तो पहली का नाम था भैया अजमेर, दूसरी थी बलूच, तीसरी थी कुर्ग और चौथी थी दिल्ली, है ना। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी थी। अब 389 लोग इलेक्ट होके आ गए, है ना, 389 लोग। अब 389 लोग आ गए। अब 389 लोगों में क्या होगा? निर्वाचन होगा। और निर्वाचन जैसे पहली बार हुआ, चुनाव हुआ, तो चुनाव का रिजल्ट आया और चुनाव के रिजल्ट में 208 सीटें मिली। किसको? कांग्रेस को। किसको? कांग्रेस को। 73 सीट मिली मुस्लिम लीग को और 15 सीट मिली अन्य को। जैसे ही रिजल्ट देखा मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग बहिष्कार करना चालू। बोले यार ये तो मेरे साथ खिलवाड़ हो रहा है। बोले क्या करा जाए? कांग्रेस ने कहा क्या करा जाए भाई? बोले कि जो आपने विभाजन किया है इसको सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजित करो। उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब। तो सांप्रदायिकता के आधार पर 3 बेसिस बनाए। पहला बेस बनाया उन्होंने साधारण। तो साधारण में देखा गया तो 213 सीट साधारण की थी। अगर मुस्लिम लीग की बात की जाए तो यहाँ पे 79 सीट मुस्लिम लीग की हो गई। और सिख की बात की जाए तो सिख में क्या हुआ कि 4 सीटें सिख को मिल गई। अब मुस्लिम लीग का फिर से एक बार बहिष्कार। मुस्लिम लीग ने कहा कि यहाँ पे महिलाएं कितनी जीती है भी तो आप डाटा शो करो। उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब। तो जो महिलाएं थी वो 15 सीटों पे महिलाओं की विजय हुई, 15 सीटों पे, है ना। और अगर ST/SC की बात की जाए तो ST/SC 33 सीट पर आज जीत कर आए। अब लोग भी इलेक्ट हो गए, चुनाव भी हो गया, पता भी चल गया, है ना। तो अब क्या होगा? मीटिंग होने वाली है। तो पहली मीटिंग रखी गई और ये मीटिंग थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बार मीटिंग रखी गई तो इस मीटिंग में ये नहीं पता था लोगों को कि कौन है इसका अध्यक्ष, है ना। तो सीनियरिटी के हिसाब से व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको क्या किया गया? नियुक्त कर दिया गया अस्थायी अध्यक्ष के पद पर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। तो ये सवाल निकल के आता है कि जो संविधान सभा में व्यक्ति थे उनमें से अस्थायी अध्यक्ष का पद किसे दिया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को दिया गया था, राइट। अब 11 दिसंबर 1946 को फिर मीटिंग रखी गई और इस मीटिंग का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था कि जो अस्थायी अध्यक्ष का पद है उसको क्या किया जाए? स्थायी किया जाए, है ना। तो अस्थायी अध्यक्ष का पद को स्थायी किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को स्थायी अध्यक्ष का पद नियुक्त कर दिया गया। उसके अलावा 2 उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए,
उसमें से पहले व्यक्ति का नाम था एस.सी. मुखर्जी और दूसरे व्यक्ति का नाम था टी.टी. कृष्णाचारी, राइट। तो ये दोनों पद नियुक्त कर दिए गए। अब 11 दिसंबर 1946 के बाद अब लोगों को लगा कि हम अध्यक्ष की बात ही करेंगे, तो हमारा जो प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव, ये कब रखा जाएगा। तो 2 दिन के बाद, 11 दिसंबर के 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को एक मीटिंग और रखी गई और इस मीटिंग में उद्देश्य प्रस्ताव को राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा फाइनली रख दिया गया। और जैसे ही उस उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया, कांग्रेस का एक बार बहिष्कार चालू, हमें अपना पाकिस्तान अलग चाहिए, है ना। तो 13 दिसंबर 1946 को जब उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, तो उद्देश्य प्रस्ताव रखते ही, है ना, 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करते ही हमारे भारतीय संविधान बनना शुरू हो गया। और अगर आपको क्या लगता है, भारतीय संविधान बनाने में सिर्फ एक व्यक्ति का हाथ होगा, बहुत सारी कुछ कमेटी गठित की गई होंगी, है ना। तो कुछ कमेटियां हैं, उनके नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पूरे का नाम तो नहीं लिखूंगा, मगर कुछ कमेटियों का नाम मैं लिखूंगा और जो इम्पोर्टेंट है, अक्सर पेपर में आती है। तो इसमें से सबसे बड़ी कमेटी थी, कौन थी? ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति बोलती है इसको। दूसरी समिति संघ संविधान समिति, और तीसरी समिति थी प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे बड़ी है। और आपको लगता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो अकेले ड्राफ्टिंग कमेटी को क्या करेंगे, टैकल करेंगे, बना लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। उस पे 7 लोग टोटल रखे गए, एक तो अध्यक्ष का पद था और 6 अन्य लोग थे, तो उनके नाम भी मैं नोट डाउन करवाऊंगा। और जो संघ संविधान समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर प्रसाद थे, और जो प्रांतीय संविधान समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे, है ना। अब जो 6 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, 7 मेंबर थे, उसमें से जो 6 अन्य थे, उसके नाम क्या है, तो उसके नाम भी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूं। अगर अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और जो 6 अन्य मेंबर थे, उसमें से पहले का नाम था गोपाल आयंगर, जो दूसरे व्यक्ति का नाम था कृष्णा स्वामी आयंगर, जो तीसरे व्यक्ति थे वो थे के.एम. मुंशी, चौथे व्यक्ति का नाम था एन माधव राव, 5वें व्यक्ति का नाम था टी.टी. कृष्णमाचारी, और 6वें व्यक्ति का नाम था एम.डी. शादुल्ला। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के टोटल 7 लोग थे। यहां से एक सवाल निकल के आता है अक्सर कि ड्राफ्टिंग कमेटी का ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो सदस्य नहीं था, तो ये आपको याद रखना है। इसमें से जो एन माधवराव को सीट मिली थी वो थी बी.एल. मित्रा की जगह पे। बी.एल. मित्रा जी का स्वास्थ्य खराब होता है और ये त्याग पत्र देते हैं और इनकी जगह पे एन माधवराव को नियुक्त किया जाता है। और टी.टी. कृष्णाचारी जो थे उनको डीपी खेतान की जगह पे नियुक्त किया जाता है। डीपी खेतान जी के निधन हो जाता है, आकस्मिक निधन, और निधन की वजह से टी.टी. कृष्णमाचारी को नियुक्त किया जाता है, राइट। तो ये तो बात हुई ड्राफ्टिंग कमेटी की। और ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था? संविधान बनाना था। और बहुत सारी समितियां थी जो कि इसकी क्या कर रही थी, मदद कर रही थी, और कहीं न कहीं भारत के संविधान को बनाने में उनका सहयोग भी था। अब क्या हुआ कि भारतीय संविधान बनना शुरू हुआ। भारतीय संविधान बनना जैसे ही शुरू हुआ तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान का विरोध कर रहा है, बराबर विरोध कर रहा है ना। मुस्लिम लीग बराबर विरोध कर रही है कि हमको पाकिस्तान चाहिए, अलग चाहिए पाकिस्तान, है ना। अब क्या हुआ कि 14 अगस्त 1947 को जो हमारे भारतीय राजनेता उन्होंने बात मान ली। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पाकिस्तान अलग देश बना रहे हैं। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया। और जैसे ही पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया तो संविधान जो बना रही थी ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, और ये निर्वाचित हो के आए थे। बंगाल का जो पूर्वी इलाका है ना, पूर्वी इलाका भारत का जो है बंगाल, वहां से निर्वाचित होके आए थे और वो भाग चला गया पाकिस्तान में। तो अम्बेडकर साहब तो अब सीट चली गई उनकी,
तो बम्बई प्रेसिडेंसी की एक सीट थी पूना में, है ना, एम जयकर की सीट खाली करा के इनको चुनाव लड़ा गया और फिर ये जीते और फिर पुनः आए, है ना। तो ये पूछा जाता है अक्सर सवाल, है ना, कि कौन सी सीट खाली कराई गई थी इनको, तो ये भी आपको याद रखना है। अब भारतीय संविधान बनना शुरू हुआ। भारतीय संविधान बनना जैसे बन तो रहा था, है ना, अब बन गया था हमारा संविधान। और क्या हुआ कि जो संविधान सभा में बैठे हुए लोग थे उनका ये मानना था कि जो संविधान बन गया है इसका क्या किया जाए, एक बार रीडिंग की जाए, एक बार इसका अध्ययन किया जाए, है ना। तो जैसे आपने मूवी देखी होगी, मूवी का डायरेक्टर मूवी बनने के बाद क्या करता है, देखता है कि भैया कहीं हमारी मूवी में कहीं कोई स्क्रिप्ट ऐसी तो नहीं है कि जो दर्शकों को हानि पहुंचाए, है ना, दर्शकों को दिक्कतें हो देखने में। तो इस संविधान का वाचन किया गया, लगभग 3 वाचन किए गए। जो पहला वाचन था वो था 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर 1948, ये सबसे छोटा वाचन था। जो दूसरा वाचन किया गया, मतलब दूसरी रीडिंग जो थी वो थी 14 नवंबर से लेके 17 अक्टूबर 1949। और जो तीसरा वाचन था वो था 15 नवंबर से लेके 26 नवंबर 1949। ये 3 रीडिंग हुई और 3 रीडिंग के फलस्वरूप हमारा जो संविधान था वो पूर्णतः रेडी हो गया कब, 26 नवंबर 1949 को। अब बात रखी गई पटेल साहब के पास और नेहरू जी के पास, प्रसाद जी के पास, कि हमारे देश का संविधान बन गया है, अब इसको लागू करने की बारी आई है, चलिए लागू कर देते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पटेल साहब का एक मत था कि जो हमारा लाहौर अधिवेशन था 1929 का, उस पर हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि जब हमारे देश का संविधान बनेगा तो हम अपने देश का संविधान कब लागू करेंगे, हम अपने देश का संविधान लागू करेंगे 26 जनवरी को, है ना, 26 जनवरी को ही अपने देश का क्या करेंगे, संविधान लागू करेंगे। तो 26 नवंबर 1950 को कहा गया कि जब संविधान बन गया तो इस दिन क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इनको क्या किया जाए, लागू किया जाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे, जैसे राज्य क्षेत्र का, है ना, राज्य क्षेत्र का अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इनको लागू किए गए। नागरिकता के कानून लागू किए गए, है ना। तो ये कुछ आर्टिकल थे जो कि लागू कर दिए गए और लगभग 15 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए और 26 जनवरी को हमारे देश का पूर्णतः संविधान लागू हो गया। अब संविधान लागू होने से पहले कुछ तथ्य है, मैं उनको नोट डाउन कर देता हूँ। जैसे अगर 24 जनवरी 1950 की बात की जाए तो इस दिन हमारे देश का लागू होता राष्ट्रगान। अगर 26 जनवरी 1950 की बात की जाए तो इस दिन हमारे देश का लागू होता क्या, राष्ट्रगीत। और अगर 22 जुलाई 1947 की बात की जाए तो इस दिन हमारे देश का लागू होता क्या, राष्ट्रध्वज। तो यहाँ से एक सवाल भी निकल के आते हैं, इनको आप याद रखिए, छोटा सा डाटा है। और अगर संविधान बन गया है तो संविधान की अगर बात की जाए तो संविधान जब बना था हमारा, है ना, तो उस टाइम पे हमारे संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और लगभग 8 अनुसूचियां थी। और अगर अभी की बात की जाए तो 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, कुछ बुक्स में 440 लिखा, कुछ में 420, तो ऐसा नहीं है, सब आर्टिकल उसके हैं, है ना। अनुच्छेद 395 ही है, जो अनुसूचियां हैं वो 12 हो गई है, ठीक। अब हमारे देश